और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम ब्राज़ील की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम ब्राज़ील की प्राकृतिक वनस्पति में हम बढ़ते हैं तो वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके ऊपर वहाँ की जलवायु, उच्चावच और मृदा का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है कि मतलब जिस क्षेत्र में ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है जिसमें विषुवत रेखा गुजरती है, मतलब जो अमेजन के जो जंगल है उन अमेजन के जंगलों में विषुवत रेखा मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए वहाँ पर विषुवत रेखा क्षेत्र है, इसलिए तापमान अधिक रहता है और वर्षा भी अधिक होती है। तो इसलिए वहाँ पर उस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र जहाँ पर तापमान कम है और वर्षा कम होती है वहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं, और शुष्क प्रदेशों में जहाँ पर तापमान बहुत अधिक रहता है, वर्षा बहुत कम होती है, उन प्रदेशों में जो प्रेरी घास के जो घास के जो मैदान हैं उनका विस्तार वहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखें तो ब्राज़ील की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में हम देखें तो पहली प्रकार की जो वनस्पति है वो है सेलवास। पहली प्रकार की वनस्पति है सेलवास। तो देखिए, सेलवास जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको ब्राज़ील में जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जानते हैं? सेलवास के नाम से जाना जाता है। मतलब ब्राज़ील में जो अमेजन के जंगल हैं, ब्राज़ील में अमेजन बेसिन में मतलब विषुवत रेखीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जिनको सेलवास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो ये जो सेलवास जो वन है उनकी विशेषता ये होती है कि इनकी जो वृक्षों की जो लंबाई है वो अधिक होती है, वृक्षों की लंबाई अधिक होती है और सघनता भी बहुत अधिक होती है। मतलब एक ही क्षेत्र में, एक ही प्रदेश में विभिन्न प्रकार की प्रजाति के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लगभग 3000 प्रजाति के एक ही प्रजाति के वृक्ष यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों की जो लंबाई होती है बहुत अधिक होती है, सघनता बहुत अधिक होती है। ये इतने सघन होती हैं, ये इतने पास होते हैं और इसके ऊपर अनेक लताएं भी लगी एक दूसरे वृक्ष के ऊपर लगी हुई होती है। इतनी अधिक सघनता के कारण यहाँ पर जो वृक्ष सूर्य का जो प्रकाश है वो वृक्ष जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। मतलब इतने गहरे और इतने सघन होते हैं ये वृक्ष। तो मतलब ब्राज़ील में जहाँ पर विषुवत रेखीय क्षेत्र है, जहाँ पर अमेजन का बेसिन है, उस अमेजन के बेसिन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और उनको क्या कहा जाता है? उनको सेलवास कहा जाता है। इन वनों की विशेषता ये होती है कि इनके वृक्षों की लंबाई बहुत अधिक होती है, चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, सघनता बहुत अधिक होती है, बहुत लंबे होते हैं और मतलब एक ही प्रजाति के जो वृक्ष हैं वो बहुत बड़ी संख्या में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगले प्रकार के जो वन हैं वह अर्ध पतझड़ वाले वन, दूसरे हैं अर्ध पतझड़ वन। मतलब ब्राज़ील में ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से थोड़ी कम होती है, उन प्रदेशों में अर्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। मतलब ये पतझड़ जो वन है वो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। ठीक है। और शुष्क प्रदेशों में विषुवत रेखीय प्रदेशों से अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के जो वन हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। इनका विस्तार हम देखें ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में ये वन दक्षिणी पूर्वी तट के निकट नेटाल से प्रारंभ होकर दक्षिणी पूर्वी तट के नेटाल से प्रारंभ होकर दक्षिणी पूर्वी तट के नेटाल से प्रारंभ होकर ये वन दक्षिण की ओर रियो ग्रांडो के क्षेत्र तक, दक्षिण की ओर रियो ग्रांडो तक इन वनों का विस्तार ब्राज़ील में पाया जाता है। मतलब पतझड़ वन, अर्ध पतझड़ वन इन ऐसे प्रदेशों में जहाँ पर वर्षा का औसत स्तर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से थोड़ा कम है, उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं और इनका जो विस्तार है वो दक्षिणी पूर्वी तट के नेटाल से लेकर और रियो ग्रांडो तक इस प्रकार के वनों का विस्तार है। और ये जो इन वनों की विशेषता ये होती है कि ये जो वन है वो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ अवश्य गिराते हैं।
उसके बाद तीसरे प्रकार के जो वन है वह है मिश्रित वन। तीसरे प्रकार के ब्राज़ील के वन हैं मिश्रित वन। तो इन वनों के बारे में हम देखें तो सेल्वास के दक्षिण में इनका जो विस्तार है वो जो सेल्वास जो मतलब उष्णकटिबंधीय जो वन है उनके दक्षिण में सेल्वास के दक्षिण में एक विस्तृत भाग में इन वनों का विस्तार सम्मिश्रित रूप से मतलब इस प्रकार में पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और घास के मैदान भी पाए जाते हैं। मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ पर पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और घास के मैदान भी वहाँ पर पाए जाते हैं, तो उस प्रदेश को मिश्रित वन वाले प्रदेश हम कहते हैं। और इन वनों का जो विस्तार है वो सेल्वास के दक्षिण में इन वनों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। मतलब इस प्रदेश में उन भागों में जहाँ जल की मात्रा पर्याप्त है, पत्तियाँ गिराने वाले वृक्षों का आधिक्य है तथा कम जल के भागों में घास की अधिकता है। तो उस प्रकार से ये जो वन पाए जाते हैं उस क्षेत्रों में, ऐसे प्रदेशों को जहाँ घास एवं वनों का मिश्रण होता है उसे कैप्सो सिराडो कहा जाता है। इसका मतलब होता है कैप्सो सिराडो का जो मतलब है वो है गंदे घास के प्रदेश। इनका कैप्सो सिराडो का अर्थ होता है गंदे घास के प्रदेश। मतलब मिश्रित वन, मतलब जहाँ पर पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और शुष्क क्षेत्रों में घास के मैदान भी पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं कैप्सो सिराडो। और इनका अर्थ क्या होता है? गंदे घास के मैदान। तो इस प्रकार से ये है अपने मिश्रित वन, जिनमें वन और घास के मैदान दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद अगले प्रदेश हैं शुष्क कंटीली झाड़ियों के प्रदेश। शुष्क कंटीली झाड़ियों के प्रदेश। तो इनका विस्तार हम देखें, शुष्क कंटीली झाड़ियों का विस्तार हम देखें ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील के ऐसे शुष्क प्रदेशों में जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तापमान अधिक होता है, वहाँ पर छोटी छोटी कंटीली झाड़ियाँ हैं, उनका विस्तार पाया जाता है। और ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग में, ब्राज़ील का इनका विस्तार हम देखें तो ब्राज़ील के उत्तरी पूर्वी भाग में विशेषकर ये जो कंटीली झाड़ियाँ हैं इनका विस्तार पाया जाता है। और कम ऊंचाई वाले वृक्ष, मतलब ऐसे प्रदेश जहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, उस शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में कम ऊंचाई वाले कंटीली झाड़ियाँ हैं या फिर छोटी छोटी घास, छोटे छोटे जो पत्तियों वाले जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। और ये भी जो वृक्ष साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। और इस प्रदेश में मतलब शुष्क कंटीली झाड़ियों की कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। यहाँ पर केवल पशुचारण करवाया जाता है, केवल भेड़ चराई यहाँ पर चराई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई इन वनों का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। और इस प्रकार की अनुपयोगी जो वन है उनको ब्राज़ील में कटिंगा कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस प्रकार के वनों को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? कटिंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्राज़ील में शुष्क कंटीली झाड़ियों के जो प्रदेश है, उस शुष्क कंटीली झाड़ियों के प्रदेश को ब्राज़ील में कटिंगा कहा जाता है। और इस प्रदेश में केवल छोटे छोटे पत्तियों के छोटे छोटे वृक्ष और झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। और इनका जो विस्तार है वो ब्राज़ील के उत्तर पूर्व क्षेत्र में इन वनों का विस्तार है। उसके बाद अगला है पराना पाइन क्षेत्र। पांचवें प्रकार के जो वन हैं वो है पराना पाइन क्षेत्र। पराना पाइन क्षेत्र, इन वनों के बारे में हम देखें तो साओ पालो राज्य के दक्षिणी भाग में, मतलब इन वनों का जो विस्तार है वो साओ पालो राज्य के दक्षिणी भाग में इन वनों का जो विस्तार है वो पाया जाता है। कौन से वन है? पराना पाइन क्षेत्र, पराना पाइन वन है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय वनस्पति की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति से अधिक समानता रखते हैं। मतलब ये जो वन है वो जो शीतोष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उनके समान ही ये इनकी सारी जो विशेषता है वो शीतोष्णकटिबंधीय वनों के समान ही इनकी सारी विशेषता पाई जाती है। इन वनों को एरोकेरिया वन तथा पराना पाइन वन कहा जाता है। एरोकेरिया
एरोकेरिया। इन वनों का अन्य नाम है एरोकेरिया वन, और इनकी वनों की जो विशेषता है वो किसके समान है? शीतोष्णकटिबंधीय वनों के समान। शीतोष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उन वनों के समान इन वनों की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, और इनको एरोकेरिया वन कहा जाता है। यहाँ अधिकांश चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं, और एक साथ ही यहाँ चौड़ी और छोटी पत्ती वाले वन भी पाए जाते हैं। मतलब इन पराना पाइन वनों में अधिकतर संख्या में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़ के वृक्ष। चीड़ के जो वृक्ष हैं वो अधिक मात्रा में इन पराना पाइन वनों में पाए जाते हैं, जिनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? इन वनों की पत्तियाँ नुकीली होती है, नुकीली होती है इन वनों की पत्तियाँ। मतलब पराना पाइन जो वन है उन वनों का विस्तार sao पाउलो राज्य के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, और इनकी जो सारी विशेषताएं किनके समान होती है? उष्णकटिबंधीय वनों के जो वन है उनके समान इनकी विशेषताएं होती है। और इनमें विशेष रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी जो पत्तियाँ होती है बहुत ही नुकीली होती है। उसके बाद अगले प्रकार के वन है प्रेरी घास के मैदान। अगले हैं प्रेरी घास के मैदान। अगले वन है प्रेरी घास के मैदान। देखिए लगभग उन्हीं अक्षांशों में जहाँ पर पराना पाइन वन पाए जाते हैं, मतलब ब्राज़ील के उस क्षेत्र में जहाँ पर पराना पाइन वन पाए जाते हैं, पराना और पाइन जो वन है उन वनों का विस्तार है। उसके पश्चिम में, इन वनों के पश्चिम में प्रेरी घास के जो मैदान हैं उन प्रेरी घास के मैदानों का विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पर जो लंबी लंबी जो घास है, मतलब प्रेरी जो घास के मैदानों में वृक्षों की बहुत ही कम संख्या होती है, केवल जो लंबी लंबी और उपयुक्त जो घास है उस घास का ही विस्तार इस घास के मैदानों में मिलता है। और विशेष रूप से ये जो प्रेरी घास के जो मैदान है वो नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 6 प्रकार की ब्राज़ील में वनस्पति है। वनस्पति के बाद में हम यहाँ की मृदा के बारे में भी देखते हैं। तो ब्राज़ील में हम मृदा की बात करें तो ब्राज़ील में मुख्य रूप से 5 प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है, जिसमें पहली है लेटेराइट मृदा। पहली है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा पहली मृदा है लेटेराइट मृदा। तो इसके विस्तार में हम देखें तो अमेजन बेसिन के उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील के, अमेजन बेसिन के ब्राज़ील में लेटेराइट मृदा है पहली, जिसका विस्तार अमेजन बेसिन के उत्तरी पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, अमेजन बेसिन के उत्तर पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील के पठारी भाग में, यहाँ के पठारी भाग में विशेषकर जो लेटेराइट मृदा है उसका विस्तार पाया जाता है। मतलब यह जो मृदा है वो ब्राज़ील के जो अमेजन के जंगल हैं उन जंगलों के उत्तर पूर्वी क्षेत्र व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के पठारी भाग में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। कौन सी मृदा है? पहली प्रकार की मृदा है लेटेराइट मृदा। उसके बाद अगली है जलोढ़ व कांप मृदा। दूसरी है जलोढ़ व कांप मृदा। तो ब्राज़ील में हम देखें तो ब्राज़ील में जो नदी घाटियाँ हैं, ब्राज़ील में जो अमेजन नदी है उस अमेजन नदी के द्वारा बनाए गए जो मैदान है उस मैदान में विशेष रूप से जो जलोढ़ मृदा है वह पाई जाती है। और यह एक बहुत ही उपयुक्त मृदा होती है क्योंकि यह नदियों के द्वारा भाग कर लाई गई उपजाऊ मृदा होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और उपजाऊ होने के कारण यह कृषि के लिए बहुत अधिक उपयुक्त मानी जाती है। मतलब अमेजन नदी द्वारा निर्मित मैदान में यह जो मृदा है जलोढ़ मृदा वह ब्राज़ील में पाई जाती है। उसके बाद अगली है लाल दोमट मृदा। तीसरी प्रकार की मृदा है लाल दोमट मृदा, लाल दोमट मृदा। तो इसके बारे में हम देखें तो जो लाल दोमट मृदा है वह ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में, ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में विशेष रूप से लाल दोमट मृदा का विस्तार ब्राज़ील में पाया जाता है। उसके बाद अगली प्रकार की जो मृदा है वो है पोरज़ोल मृदा। अगली है
पोडजोल मृदा। तो हम ब्राज़ील में पोडजोल मृदा के विस्तार के बारे में देखें तो ब्राज़ील के आंतरिक निम्न भूमि और पठारी भाग में, ब्राज़ील की आंतरिक निम्न भूमि, आंतरिक निम्न भूमि और पठारी भाग में, निम्न भूमि और पठारी भाग में पोडजोल जो मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली मृदा है चरनोजम मृदा। 5 प्रकार की मृदा है चरनोजम मृदा। चरनोजम मृदा के बारे में हम देखें तो ब्राज़ील के सुदूर दक्षिण में छोटे क्षेत्रों में, मतलब ब्राज़ील के सुदूर दक्षिण में यह जो मृदा है चरनोजम मृदा है उसका विस्तार पाया जाता है और इस मृदा में नाइट्रोजन व जैव तत्वों की प्रधानता होती है और यह एक अत्यंत ही उपजाऊ मृदा होती है। घास के मैदानों के लिए यह मतलब उपजाऊ घास के लिए यह मृदा जो चरनोजम मृदा है वह बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 6 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति और 5 प्रकार की मृदा के बारे में हमने पढ़ा है, जो जिसमें पहले लेटराइट मृदा, दूसरी है जलोढ़ व कांप मृदा, तीसरी है लाल दोमट मृदा, चौथी है पोडजोल मृदा और 5वीं है चरनोजम मृदा। इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में ब्राज़ील की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।